नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, जिस प्रकार से इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना, आपको पता होगा कि बहुत दिनों से यहाँ के रैयत CCL और अन्य कंपनियों के द्वारा अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन इन रैयतों के साथ में कई बार जो सक्षम अधिकारी हैं इनको भ्रमित करने के काम किए हैं और भ्रमित करके इनके साथ छल करके इनकी ज़मीन को हड़पना चाहते थे। लेकिन ये रैयत 21वीं सदी के रैयत हैं, जिन्हें कुछ रैयतों को बहुत सारी जानकारियां हैं और कुछ रैयतों को जानकारी नहीं भी है। कहने का ये अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो रैयत हैं, जिस रैयत को जानकारी नहीं है, उन्हें भ्रमित करके तोड़कर उनके ज़मीनों को हड़पने की साजिश रची जा रही थी। उसी साजिश का आज इन रैयतों ने पर्दाफाश किया है। अब किस प्रकार से अपनी ज़मीन, अपनी मातृभूमि और यहाँ से निकलने वाली खनिज संपदा की रक्षा करते हुए और अपने हक और अधिकार के लिए ऐसे कदम उठाएं जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं इस क्षेत्र की रैयतों से आपको जानकारी देंगे कि इन लोगों ने किस प्रकार से लड़ाई की और वो लड़ाई में आज सफल होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सफल होते नज़र आ रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आगे के वीडियो में और मेरे सवाल और जवाब से आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है और आगे क्या करने वाले हैं। ये रैयतों के दिल, दिमाग, मानसिक साफ तौर पर क्लियर है और मैं चाहता हूं कि आप ये खबर देखिए, जिससे आप अपने ज़मीन और अधिग्रहण या उस अधिग्रहण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आज यहाँ के रैयत बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो इनके इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाए हैं, मैं उनसे आपको मुलाकात करता हूं, जिनको सारी प्रक्रिया, सारे जो नियम कानून है वो पता है। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग को मैं मेरे चैनल में आप देखते होंगे कि चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना सिजुआ, पचड़ा, 6 गाँव के रैयत यहाँ पर अभी मौजूद हैं और 6 गाँव के रैयतों में यहाँ पर अहम भूमिका है। जहाँ पर आप इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं, ये टंडवा क्षेत्र है। मात्र यहाँ 2 किलोमीटर के अंदर में आप पहुँच जाएंगे। जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जो NTPC का बहुत बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जहाँ पर कोयले की आवश्यकता इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि आसपास का कोयला पूरे 30 साल 40 साल में पूरी एक खंडहर हो जाएगी। ये ज़मीन जो इतना सोना उगलने वाली ज़मीन है, यहाँ के रैयत जो हैं फसल पैदा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब वो ज़मीन इनके हाथ से छीनने वाली है। जाहिर सी बात है कि अगर भारत सरकार के विकास की बात होती है, अगर ज़मीन के अंदर में कोयला निकलता है तो सबसे पहला शिकार रैयत ही होते हैं। और जान लें कि अगर आपके क्षेत्र में अधिक ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, कोई कंपनी कर रही है, तो उसका, क्योंकि उनके पास कुछ दलाल आते हैं और दलाल के ज़रिए उनको भ्रमित किया जाता है और वो भ्रमित और झांसे में आकर अपना सर्वस्त्र सब चीज़ खो देते हैं। उसी को आज पर्दाफाश किए हैं हमारे RS पांडे, जो रहने वाले हैं बुकरू के, और उनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसे कदम कैसे उठाए जिससे लोगों में जागरूकता भी फैली और जीत भी हासिल करते नज़र आ रहे हैं। सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि किस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि हमने जीत हासिल की है। जैसे प्रकार से आप हमें बताए थे कि भूरहित
केस किए हुए थे, हाई कोर्ट की किए हुए थे। 2 साल से आपने हाई कोर्ट याचिका दायर किए हुए थे हाई कोर्ट में, उसका आपके पास जजमेंट आए हुए हैं। तो जजमेंट के आधार पर आप क्या बता सकते हैं? जजमेंट के आधार पर हमको बताइए और लोगों को, दर्शकों को बताइए कि क्या आपका जजमेंट है, जजमेंट में क्या लिखा। धन्यवाद आपके चैनल को, आपने समय दिया, इसके लिए मैं सारे भूरहितों की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का जो फैसला आया है, वो मैं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से संपत्ति का अधिकार लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गया था और विषय था कंपनसेशन मैटर एज पर न्यू एक्ट। ठीक है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से हमको कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। मुआवजा मतलब ये नहीं कि ज़मीन का मुआवजा, ज़मीन पर स्थित जितने भी संरचनाएं हैं सारे चीज़ का मुआवजा। अब माननीय उच्च न्यायालय ने ये अधिकार हमको दे दिया कि 2013 से जो आप आए थे अपनी मांग को लेकर के, ये आपकी मांग जायज़ थी, संवैधानिक थी, कानूनन थी। माननीय न्यायालय ने उसका जजमेंट किया और जजमेंट के आधार पर यह अधिकार दिया कि भूमि अधिग्रहण कानून 13 से अधिकार मांगना आपका उचित था। और उसमें माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि 2013 कानून से तो अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, वर्तमान बाजार दर से आपको मुआवजा मिलेगा। जमीन का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे वर्तमान बाजार दर। वर्तमान बाजार दर को थोड़ा सा क्लियर करेंगे? वर्तमान बाजार दर का मतलब होता है कि 2025 में अगर आप हमको मुआवजा तय करते हैं तो 2025 में वर्तमान बाजार दर क्या है। तो वर्तमान बाजार दर जो निर्धारण होता है, ज़मीन जो क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया उसके अगल बगल इर्द गिर्द जो ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है उसका खरीद बिक्री किस दर से हो रहा है। अच्छा, मतलब एक कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास एक प्लॉट है जी, प्लॉट है मतलब 1 नंबर प्लॉट है जी, 1 नंबर प्लॉट के अगल बगल 2, 3, 4, 5 प्लॉट हैं जी, लेकिन 1 नंबर को अधिग्रहण किया है हाँ, और 4, 5 को अधिग्रहण नहीं किया है। तो बाजार मूल्य मतलब ये समझिए कि अगर कोई थर्ड पार्टी हाँ, कोई कंपनी नहीं खरीदेगा, कोई सीसीएल नहीं खरीदेगा, कोई कोल खनन कंपनी नहीं खरीदेगी। अगर किसी व्यक्ति को उस रेट में बेचा गया 1 नंबर प्लॉट के जगह में 2 नंबर के प्लॉट को अगर हाई रेट में जो रेट में बेचा तो उसको लेना है, तो उसके 4 गुना रेट में मुआवजा सीसीएल या अन्य कंपनियों को देना। उसका फार्मूला 4 गुना जो है ना, 4 गुना जो देने का है उसका अलग फार्मूला है। लेकिन बाजार दर से अभी हमने विषय किया, तो बाजार दर जो तय होता है, जो अगल बगल जो जमीन का खरीद बिक्री होता है उसमें भी उसका कुछ प्रोसेस है। जो न्यूनतम मूल्य है और अधिकतम मूल्य है उसको देखा जाता है, केवाला निकाला जाएगा, न्यूनतम रेट को भी निकाला जाएगा, अधिकृत एरिया से बाहर का, और न्यूनतम रेट को भी देखा जाएगा। तो न्यूनतम में जो अधिकतम होगा, अधिकतम से अधिकतम उसको का वही मुआवजा तय किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आर.एस. पांडे जी हम सवालों का जवाब दिए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर.एस. पांडे जी बोल रहे हैं कि जिस ज़मीन का जैसे किसी कंपनी ने अधिग्रहण किया, तो अधिग्रहण करने के बाद जो प्लॉट होती है, अधिग्रहण जो किया गया है जिस प्लॉट के, उसके अगल बगल में अगर सबसे हाईएस्ट रेट में जो हाईएस्ट रेट, न्यूनतम का मतलब है न्यूनतम का कम और हाईएस्ट में ज़्यादा, तो उसमें हाईएस्ट रेट जो होता है वही आपको मुआवजा दर मिलेगा, ये इनका कहना है। तो वो जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके प्लॉट के अगल बगल, अगर मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि कंपनी जो है सो 1 लाख रुपया एकड़ मुआवजा तय की है जो अधिग्रहण की है, लेकिन आपके बगल के ज़मीन कोई 2 लाख रुपये एकड़ अगर दे रहा है तो कंपनी को वही रेट में देना पड़ेगा। क्या ये सही है? सही बात है। और इसके बाद ये तो एक फार्मूला हो गया गवर्नमेंट का रूल से, और एक संविधान में एक मैंने सुप्रीम कोर्ट का अगर माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, वो भी एक निर्धारण किया है मापक कि अगर किसी भी क्षेत्र में ज़मीन को अधिग्रहण किया जाता है तो दर निर्धारण करते समय कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाए। जैसे
अगर जिस जगह का ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है तो उसकी उपयोगिता क्या है। अगर उसमें सोना निकल रहा है तो उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, हीरा का खान है तो उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, कोयला है तो उसकी भी उपयोगिता ज़्यादा है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर रूल्स के हिसाब से चलें, हाँ, या देखा जाए जो अधिग्रहण करने का नियम हो, हाँ, तो उसमें खनिज संपदा के आधार पर भी मूल्य मतलब रेट दिया जाता है। मतलब दोस्तों देखिए, जैसे कि कहने का अर्थ है आर.एस. पांडे जी का कि अगर आपके ज़मीन में कोयला के अलावा अगर अन्य चीज़ अन्य खनिज संपदा अगर निकलती है तो उसका रेट अलग होगा। ये भी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उपयोगिता बढ़ जाती है जमीन की तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, उपयोगिता बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा, ये साधारण सी बात है। चलिए ठीक है सर, आप हमें ये सवाल दे, ज़्यादा तो हम आपका समय नहीं लेंगे। जी। हमारा विषय था कि भाई आपको जजमेंट मिला है, हाँ। तो जजमेंट जो आपने मिला है आपको, तो ये कहाँ कहाँ तक पहुँची है जजमेंट? हाई कोर्ट को किनको किनको आदेशित किया गया? देखिए, हाई कोर्ट जो है सो पहले तो यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली भारत सरकार को दिया एक कॉपी, झारखंड जजमेंट के बाद कॉपी गया, हाँ। उसके बाद झारखंड सरकार को भी जजमेंट का कॉपी मिला। उसके बाद उपायुक्त महोदय चतरा और उपायुक्त महोदय हजारीबाग को भी जजमेंट का कॉपी प्राप्त हुआ। अच्छा। जिला भूअर्जन पदाधिकारी चतरा और जिला भूअर्जन पदाधिकारी हजारीबाग को भी जजमेंट का कॉपी मिला, है ना। इस तरह से 5-7 जगह जजमेंट का कॉपी मिला। और उसके बाद CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो CCL के दरभंगा हाउस में बैठते हैं उनको भी ये पत्र प्राप्त, मतलब संबंधित अधिकारियों को जो है सो जजमेंट का कॉपी भेज दिया गया। GM अम्रपाली चंद्रगुप्त के जो महाप्रबंधक हैं, जिसको GM बोलते हैं, GM साहब बोलते हैं, उनको भी ये पत्र प्राप्त हुआ। अच्छा, मतलब इस मामले से चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना या 6 गाँव के रैयतों के मामले में जो भी जजमेंट आया है वो सक्षम अधिकारियों के पास पहुँच चुका है। सर, इसमें जो जजमेंट है आपका, ये जरा सा हमको पढ़ के सुनाइए। ये जजमेंट क्या है? ये जजमेंट तो मैंने इसमें जो रैयत गए थे उसको सबको मिला। जजमेंट तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं इसका मुख्य बिंदु पर आप करें कि जिसमें है मुख्य बिंदु पर आप मैं अगर बात करूं, तो इसमें चट्टी बारियातू जोरदाग, नवाखा, पचड़ा, सिझवा, उर्सू और बुकरू के रैयत की जमीन अधिग्रहण हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में हुआ है, हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी हुआ है 22 में, कुछ का और जमीन बढ़ा है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में अधिग्रहण हुआ था, इसलिए फर्स्ट पार्ट वाले रैयत गए थे, तो ये सब गांव का नाम है। उसके बाद इसमें बोला कि आपको भूमि अधिग्रहण 2013 कानून से अधिकार दिया जाएगा, आपकी मांगे जायज है। सर, इसमें लिखा क्या है वो पढ़ के बताइए। उसमें लिखा है कि जो 6 गाँव का नाम बताए के भूमि हानिकर्ताओं, मतलब भूमि के जो देने वाले हैं कर्ताओं को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 13 के अंतर्गत वर्तमान बाजार मूल्य पर प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए प्रतिवादियों को, माने जो विपक्षी पार्टी हैं, प्रतिवादियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए रिट आवेदन दायर किए गए हैं। रिट आवेदन जो हम लोग याचिका दायर किए थे, उसके लिए की गई है। इसका मतलब है कि 2013 कानून हम लोग को दिया जा रहा है ना, और वर्तमान बाजार मूल्य से पैसा देना है। ये उचित प्रतिकर का मतलब होता है, मुआवजा। इसको हिंदी में इतना बड़ा बोलते हैं, इसलिए छोटा नाम हम लोग बोल देते हैं भूमि अधिग्रहण कानून 13, इतना लंबा कोई बोल नहीं पाता है। अच्छा, उसके बाद उसमें लिखा है कि भूमि जो है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा इसके उपयोग के लिए कोयला खनन के लिए प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई है। साथ ही प्रतिवादी माने विरोधी पार्टी को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 13 और झारखंड भूमि अधिग्रहण नियम 15 के अंतर्गत दर पर घर, जमीन, कृषि, आवासीय या अन्य स्थिरता के मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए एक और निर्देश दिया गया है। उसका भी जो मूल्यांकन होगा वो 13 कानून से होगा। अच्छा, मतलब 13 और 15 जो है सो तो 15 एक ही हो जाता है, एक ही कानून है, क्योंकि एक ही है। 13 जो केंद्रीय कानून है, और ये जो है ना 15 जो है, ये झारखंड का एक्सेप्ट कर लिया, झारखंड 13 कानून को 15 में, इसलिए झारखंड का मतलब ये कहना है कि जो 2013 का अधिग्रहण का नियम कानून जो बना हुआ था 13 में, वो झारखंड सरकार 2015 में एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, तो इसलिए कोर्ट बोला है कि 13 का है या 15 का है, दोनों एक ही चीज है। समझे ना, तो उसका भी निर्देश दिया है कि वो आपको बाजार दर से ही देना है। और फिर प्रतिवादियों की ओर से, माने विपक्षी पार्टी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने जवाबी हलफनामा, माने काउंटर एफिडेविट दायर किया और स्वीकार भी कर लिया
वो जो स्वीकार भी कर सीसीएल के जो वकील थे वो काउंटर एफिडेविट के द्वारा स्वीकार किया कि यदि याचिकाकर्ता बने पिटिशनर, हम लोग रैयत व्यक्तिगत रूप से सक्षम पदाधिकारी को बोलते हैं को भूमि अधिग्रहण कानून जो 13 का अधिकार दिया है उसमें सक्षम पदाधिकारी का परिभाषा में कलेक्टर आता है, ठीक है ना। तो सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हम लोग को होने के लिए आदेश दिया है, ठीक है। और नया कानून से हम नया दावा दायर करेंगे, हम लोग करेंगे रैयत। तो इसके दावे पर जब हम लोग दावा दायर करेंगे तो हम लोग के दावे पर भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 13 और झारखंड भूमि अधिग्रहण नियम 15 के आलोक में विचार किया जाएगा। हाँ। एक बार मुझे यहाँ से बताइए, जैसे पारदर्शिता जो प्रतिवादियों ने क्या कहा है, इसका पूरा थोड़ा सा। तो प्रतिवादी जो होता है, जो मैंने ये था रिस्पोंडेंट, जो सीसीएल के जो वकील थे उसके तरफ से उनके जो वकील थे, लिखा हुआ है उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने जवाबी हलफनामा दायर किया। और क्या बोला? जवाबी हलफनामा को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काउंटर एफिडेविट। काउंटर एफिडेविट न्यायालय में जवाब करके और स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, वो एक्सेप्ट कर लिया कि जो हम लोग बोले दावा की यदि याचिकाकर्ता मतलब पिटिशनर रैयत याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे, दावा कर लिया। कोर्ट का बात जो जज साहब बोले, नया दावा दायर करेंगे और उसके दावे पर 2013 कानून या झारखंड भूमि अधिग्रहण नियम 15 के आलोक में विचार किया जाए। सर, आपका ये जो हम देख रहे हैं याचिका सक्षम दायरकर्ता, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर आप लोग को सिर्फ दायरकर्ता को ही आप सक्षम अधिकारी पास जाए और दायरकर्ता को ही सिर्फ आपको 2013 के नियम के आधार कार्ड पर मिले? हाँ, यही है ना इसका? ये तो नहीं कहा है कि ग्रामीणों को नहीं, सिर्फ जो दायर करता है उसके लिए ये है। हाँ। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैं अभी समझ पाया हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो जजमेंट आई है, जजमेंट जो आया है, जजमेंट में ये कहा गया है कि जिन लोगों ने दायर केस किया था उन लोगों को ये 2013 और 2015 के नियमों के तहत में ये सक्षम अधिकारी पास जाएंगे और अपना हक अधिकार मांगेंगे, तो इनके लिए ये कानून का पालन होगा, ना कि ग्रामीणों के लिए। ग्रामीणों, अगर जो ग्रामीण 2012 के नियम के तहत में अगर अपना मुआवजा लेना चाहते हैं तो वो 2012 के नियम पर जा सकते हैं, अन्यथा वो भी अपना कोर्ट का रुख कर सकते हैं अपने हक अधिकार के लिए। जैसे कि इन्होंने अपना हक अधिकार पाने के लिए कोर्ट का रुख अपनाया और जीत हासिल करके लाए हैं। तो इस याचिका में साफ लिखा हुआ है, प्रतिवादी और इस स्वीकार किए हैं सीसीएल के लोगों द्वारा, जो सक्षम अधिकारी हैं या अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया है कि जो रैयत याचिका दायर है वो हमारे पास आएंगे, सक्षम अधिकारी पास जाएंगे तो हम उनको पेमेंट 2013-12 के नियम के आधार पर करेंगे। क्या यही बात है ना? 13-15 सिर्फ याचिका को लिए, याचिकाकर्ता के लिए, जो याचिकाकर्ता के लिए, ये क्लियर है ना? हाँ, ये ग्रामीणों के लिए नहीं है, जो याचिका करता है, जो केस किया है उनके लिए है। तो आप भ्रमित में ना रहें, मैं अपने चैनल में सच्चाई को दिखाता हूँ, बारीकी से मैं देखता हूँ, बारीकी समझता हूँ, जो मुझे समझ में आता है वही मैं बताता हूँ। अभी मैं ये चीज़ को क्लियर किया हूँ आपको कि ये याचिकाकर्ता जो गए हैं न्यायालय के समक्ष में, उनको ये सक्षम अधिकारी से अपना मुलाकात करेंगे। अगर इनको वो देते हैं 2013 के नियम के आधार पर मुआवजा देते हैं तो ये मानेंगे, अपना लेंगे, और अगर नहीं देते हैं तो ये दोबारा हाई कोर्ट जाने की अपील करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या उसके बाद फिर आगे लिखा, दोनों पक्षों पिटिशनर और रिस्पोंडेंट, पक्ष और विपक्ष, दोनों पक्षों की ओर से की गई दलील हुआ वहाँ को ध्यान में रखते हुए इन सभी रीट आवेदनों का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है। निर्देश दिया गया कि रीट याचिकाकर्ता जो रैयत थे व्यक्तिगत रूप से सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हो और नए अधिनियम माने 2013 के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए दस्तावेजों माने जमीन के वाला रसीद के साथ अपना दावा दायर करे। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के आवेदनों का यथासंभव शीघ्रता से निपटारा करेंगे। मैंने सक्षम पदाधिकारी जो है शीघ्रता से निपटारा करेंगे। इन रीट याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया।
आप एक शब्द में समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी छल ग्रामीणों के साथ में किया जाता है। एक शब्द का डिफरेंस है जिसमें आपको क्लियर हुआ होगा। वो शब्द क्या है सर? अभी जो मैं आपको जिक्र किया कि एक शब्द का डिफरेंस है जिसमें आप छल को कितना बड़ा करते हैं, अधिकारी से लेके, सक्षम अधिकारी से लेके रैयतों के साथ में कितना बड़ा छल किया जाता है, ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ याचिका दायरों के लिए ये 2013 और 2015 के नियमों को मानने के लिए तैयार है, बाकी रैयतों के लिए वो नहीं मानने के लिए तैयार है। इसलिए आप अपने में सतर्क रहें और अपने हक अधिकार को जो हमारा संविधान 2013 दिया है उस पर आप अमल करें। से यहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि किस आधार पर इन लोग की जीत हासिल हुई है, वो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको समझ में तो आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए आपकी आवाज़ समस्या समाधान। धन्यवाद। जय हिंद, जय